नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी राज्य में सरकार चलाने वाली असल टीम की, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। हम अक्सर मुख्यमंत्री का नाम तो जानते हैं, पर सरकार एक व्यक्ति से नहीं चलती। ये एक पूरी टीम होती है। और ये टीम बनती कैसे है, इसके नियम क्या हैं, इसकी ताकत कहाँ से आती है, आज हम इसी की गहरी पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे एक पहेली की तरह देखें। संविधान ने हमें कुछ नियम दिए हैं और उन नियमों को जोड़कर ही राज्य सरकार की पूरी तस्वीर बनती है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट है, लगभग वैसा ही ढांचा राज्यों में भी है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद। हाँ, ढांचा लगभग एक जैसा है, लेकिन राज्यों के अपने कुछ खास नियम भी हैं जिनकी हम आज बात करेंगे। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। हमारे पास इसके लिए संविधान के कुछ सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 163, 164, 166, 167 और 177। हम एक एक करके इन नियमों को समझेंगे और देखेंगे कि एक राज्य की सरकार असल में कागज पर और जमीन पर कैसे काम करती है। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत होती है सबसे बुनियादी नियम से। अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल की सहायता और उन्हें सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ये एक लाइन आप कह सकते हैं कि ये संसदीय लोकतंत्र की नींव है। मतलब राज्यपाल अपने दम पर राज्य नहीं चलाएंगे, उन्हें एक चुनी हुई टीम की सलाह पर ही काम करना होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेच है ना? ये जो शब्द है सलाह, क्या राज्यपाल हर सलाह मानने के लिए मजबूर है या उनके पास अपनी मर्जी से काम करने की भी कोई गुंजाइश है? यहीं पर विवेकाधीन शक्तियों यानी डिस्क्रेशनरी पावर्स की बात आती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह माननी होगी, सिवाय उन मामलों की जहां संविधान उन्हें अपने विवेक से काम करने की इजाजत देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कौन सा मामला उनके विवेक के दायरे में आता है, इसका फैसला खुद राज्यपाल ही करेंगे। अच्छा। हाँ, और उनके इस फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी शक्ति लगती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि राज्यपाल जब चाहें कह सकते हैं कि ये मामला मेरे विवेक का है और सरकार की सलाह को नजरअंदाज कर सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से यह शक्ति बहुत बड़ी लगती है, पर व्यवहार में ऐसा नहीं है। 1974 के मशहूर शमशेर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत अच्छे से रोशनी डाली थी। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की संतुष्टि का मतलब उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है, बल्कि ये मंत्री परिषद की एक तरह से सामूहिक संतुष्टि है। तो जब तक कोई मामला साफ तौर पर संविधान द्वारा दी गई विवेकाधीन शक्तियों के तहत नहीं आता, जैसे किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना या राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, तब तक राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हुए हैं। अच्छा, तो अनुच्छेद 163 ने राज्यपाल और उनकी टीम के बीच रिश्ते की नींव रख दी। अब अगला तार्किक सवाल ये उठता है कि ये टीम यानी ये मंत्री आते कहाँ से हैं? इनकी नियुक्ति कैसे होती है? इसके लिए हमें अनुच्छेद 164 पर आना होगा, जो नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया बताता है। ये एक सीधी सादी प्रक्रिया है। सबसे पहले राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। ये पहला कदम हुआ। हाँ, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल बाकी मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो असल में अपनी टीम कौन चुनेगा, ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। और इसी अनुच्छेद में मैंने पढ़ा है कि कुछ राज्यों के लिए एक खास मंत्री का होना भी जरूरी है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हमारे संविधान की समावेशी भावना को दिखाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा, इन 4 राज्यों में जनजातीय आबादी काफी ज्यादा है। इसलिए ये अनिवार्य किया गया है कि इन राज्यों में जनजातीय कल्याण के लिए एक समर्पित मंत्री हो। पहले इस लिस्ट में बिहार भी था, सही कह रही हूँ? बिल्कुल, लेकिन 2006 में 94वें संविधान संशोधन के जरिए बिहार को इस अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में जनजातीय आबादी का वो अनुपात नहीं रहा था। ठीक है, तो टीम बन गई, एक विशेष मंत्री भी आ गए, पर इस टीम में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री चाहें तो 100 मंत्री बना सकते हैं ताकि सब खुश रहें? ये एक शानदार सवाल है और ये हमें भारतीय राजनीति के एक बहुत ही दिलचस्प दौर में ले जाता है। पहले मंत्रियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। नतीजा ये होता था कि गठबंधन सरकारों में मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने के लिए सभी सहयोगी दलों को खुश करना पड़ता था। और इसके लिए जंबो कैबिनेट बनाए जाते थे। बिल्कुल, किसी राज्य में तो 90-100 मंत्री तक हो जाते थे। 100 मंत्री, ये तो सरकार चलाने से ज्यादा राजनीतिक मजबूरियों का खेल लगता है।
और इससे तो जनता के पैसे पर भी बहुत बोझ पड़ता होगा। यकीनन। इसी समस्या से निपटने के लिए 2003 में 91वां संविधान संशोधन लाया गया। इसने एक साफ लाइन खींच दी। अब किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये तो हो गई अधिकतम सीमा। क्या कोई न्यूनतम सीमा भी है, ताकि बहुत छोटे राज्यों में काम चलाने लायक एक टीम तो हो? हाँ, न्यूनतम सीमा भी तय की गई है, जो है 12। यानी मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी और विधानसभा के 15% से ज्यादा नहीं होगी। इसने राजनीतिक सौदेबाजी पर एक जरूरी लगाम लगाई है। यहाँ एक और स्थिति के बारे में सोचते। मान लीजिए मुख्यमंत्री को किसी एक्सपर्ट को, जैसे किसी बड़े अर्थशास्त्री या वैज्ञानिक को, अपनी टीम में शामिल करना है, लेकिन वो विधायक नहीं है। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है और संविधान इसकी इजाजत देता है। कोई भी व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, मतलब विधानसभा या विधान परिषद का, उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है। अच्छा। लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि उसे नियुक्ति की तारीख से 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। और अगर नहीं ले पाए तो? अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो 6 महीने पूरे होते ही उसका मंत्री पद खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये एक तरह का प्रोबेशन पीरियड है विधायिका में आने के लिए। और इन मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है? तकनीकी रूप से मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। प्लेजर ऑफ द गवर्नर। हाँ, लेकिन जैसा हमने पहले समझा, राज्यपाल का प्रसाद असल में मुख्यमंत्री का प्रसाद है। जब तक किसी मंत्री को मुख्यमंत्री का विश्वास हासिल है और पूरी मंत्री परिषद को विधानसभा का विश्वास हासिल है, तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। और शपथ और वेतन के बारे में क्या? राज्यपाल ही सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, और उनके वेतन और भत्ते क्या होंगे ये उस राज्य का विधानमंडल, मतलब लेजिस्लेचर, कानून बना के तय करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 164 ने हमें टीम बनाने के सारे नियम बता दिए। कौन बनाएगा, कितने लोग होंगे और उनकी योग्यता क्या होगी। अब सरकार बन चुकी है, तो इसका कामकाज कैसे चलेगा? क्या मुख्यमंत्री को राज्यपाल को रिपोर्ट करना होता है? बिल्कुल, और यहीं पर अनुच्छेद 167 आता है। ये मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों को बताता है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो प्रशासन और कानूनों से जुड़े मंत्री परिषद के सभी फैसलों की जानकारी राज्यपाल को दें। ठीक है। दूसरा, अगर राज्यपाल कोई जानकारी मांगे तो वो उन्हें देनी होगी। और तीसरा सबसे दिलचस्प है। मान लीजिए किसी एक मंत्री ने किसी विषय पर कोई फैसला ले लिया है, लेकिन उस पर पूरी मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है। अच्छा, मतलब अकेले ही कोई निर्णय ले लिया? हाँ, तो ऐसी स्थिति में अगर राज्यपाल चाहें तो वो मुख्यमंत्री से कह सकते हैं कि इस मामले को पूरी मंत्री परिषद के सामने विचार के लिए रखा जाए। ये सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को मजबूत करता है। और 2 अनुच्छेद और बचे हैं, 166 और 177। ये क्या कहते हैं? अनुच्छेद 166 एक तरह से सरकार का आधिकारिक स्टैंप है। ये कहता है कि राज्य सरकार की सारी कार्यपालक कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की जाएगी, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम पर। बिल्कुल। और अनुच्छेद 177 मंत्रियों को एक विशेष अधिकार देता है। हर मंत्री को विधानमंडल के किसी भी सदन में, विधानसभा हो या विधान परिषद, बोलने और कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है, लेकिन वोट सिर्फ वहीं डाल सकते हैं जिसके वो सदस्य हैं। एकदम सही। तो हमने संवैधानिक प्रावधानों का ढांचा समझ लिया। अब आते हैं उस चीज पर जिसे संसदीय प्रणाली की आत्मा कहा जाता है, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी। ये कितने तरह की होती हैं? मुख्य रूप से 3 तरह के, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनुच्छेद 164 साफ कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका एक मशहूर सिद्धांत है, वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ, एक साथ डूबने का? इसका मतलब है कि सरकार एक टीम के तौर पर काम करती है। अगर विधानसभा में सरकार की किसी एक नीति के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सिर्फ उस विभाग के मंत्री को नहीं, बल्कि पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। हाँ, मुख्यमंत्री समेत पूरी मंत्री परिषद को। सरकार गिर जाती है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि एक ही सरकार के मंत्री कभी-कभी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के विभागों की आलोचना कर देते हैं। क्या ये सामूहिक उत्तरदायित्व के खिलाफ नहीं है? ये एक बहुत व्यवहारिक सवाल है। देखिए, कैबिनेट की बैठकों में किसी भी मुद्दे पर जबरदस्त बहस और असहमति हो सकती है, लेकिन एक बार जब कैबिनेट कोई फैसला ले लेती है
तो वो पूरे सरकार का फैसला माना जाता है। हर मंत्री को, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से उससे सहमत हो या ना हो, सार्वजनिक रूप से उस फैसले का बचाव करना होता है। और अगर कोई सहमत ना हो तो? अगर कोई मंत्री ऐसा नहीं कर सकता तो उससे इस्तीफे की उम्मीद की जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है। जब हिंदू कोड बिल पर मंत्रिमंडल से उनके गहरे मतभेद हुए तो उन्होंने कैबिनेट के फैसले के खिलाफ जाने के बजाय कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये सामूहिक उत्तरादित्य का एक आदर्श उदाहरण है। बिल्कुल। ये तो हुआ सामूहिक उत्तरादित्य। अब बात करते हैं व्यक्तिगत उत्तरादित्व की। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत उसी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वाली बात से निकलता है। हर मंत्री अपने विभाग के कामकाज के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ भी पेच ये है कि राज्यपाल किसी मंत्री को तभी हटा सकते हैं जब मुख्यमंत्री ऐसा करने की सलाह दें। अच्छा। अगर मुख्यमंत्री किसी मंत्री के काम से खुश नहीं है तो वो उस मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने के लिए कह सकते हैं। तो अंततः ये मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायित्व है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति, व्यक्तिगत मुख्यमंत्री के जरिए राज्यपाल के प्रति। अब आता है तीसरा और शायद सबसे अनोखा पहलू, विधिक उत्तरदायित्व, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहीं पर भारत की व्यवस्था ब्रिटेन से एकदम अलग हो जाती है। भारत में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं? इसका मतलब है कि सरकार के किसी भी काम के लिए जिसे राज्यपाल के नाम से किया गया है, किसी मंत्री पर अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल के आदेश पर मंत्री के जवाबी हस्ताक्षर की कोई जरूरत नहीं होती। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। वहां एक सिद्धांत है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। The king can do no wrong। हाँ, इसलिए राजा के हर आदेश पर किसी न किसी मंत्री के हस्ताक्षर होना जरूरी है, ताकि अगर उस आदेश में कुछ भी गैरकानूनी हो तो उस मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जा सके। तो भारत ने ये व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई? इसके पीछे क्या सोच थी? भारत में ये माना गया कि मंत्री राजनीतिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह हैं और यही सबसे बड़ी जवाबदेही है। अगर उन पर कानूनी जवाबदेही का बोझ भी डाल दिया गया तो शायद वो बड़े और साहसी फैसले लेने से हिचकिचाएंगे। साथ ही हमारे यहाँ मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की न्यायिक समीक्षा भी नहीं हो सकती, तो विधिक उत्तरदायित्व का सवाल ही नहीं उठता। ये बहुत बड़ा अंतर है। अब आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, मंत्री परिषद की असल बनावट। हमने सुना है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इनमें क्या फर्क है? ये सरकार के भीतर की एक हायरार्की है। सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट मंत्री। ये गृह, वित्त, शिक्षा जैसे सबसे महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख होते हैं। यही लोग मिलकर कैबिनेट बनाते हैं, जो सरकार का सबसे शक्तिशाली नीति निर्धारक निकाय है। अच्छा, तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक ही चीज नहीं है? बिल्कुल नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है। मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बड़ी बॉडी है जिसमें सभी तरह के मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री, ये 40, 50, 60 लोग हो सकते हैं। काफी बड़ी संख्या है। हाँ, लेकिन मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट एक छोटी और बेहद शक्तिशाली इकाई है जिसमें सिर्फ 15-20 शीर्ष कैबिनेट मंत्री होते हैं। असल में सरकार यही कैबिनेट चलाती है। ये मंत्री परिषद का दिल है। तो फिर राज्य मंत्री और उपमंत्री क्या करते हैं? दूसरे स्तर पर आते हैं राज्य मंत्री। इन्हें या तो किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या फिर कैबिनेट मंत्रियों की मदद के लिए उनके साथ जोड़ा जा सकता है। और तीसरे स्तर पर होते हैं उपमंत्री, जिनका काम कैबिनेट या राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक और संसदीय कामों में सहायता देना होता है। और कैबिनेट के काम को और आसान बनाने के लिए कुछ समितियां भी होती हैं। हाँ, कैबिनेट का काम बहुत ज्यादा होता है, तो काम के बोझ को कम करने और मामलों पर गहराई से विचार करने के लिए मुख्यमंत्री कैबिनेट समितियों का गठन करते हैं। ये समितियां किसी खास मुद्दे की जांच पड़ताल करती हैं और अपनी सिफारिशें कैबिनेट को देती हैं, जिससे फैसले लेना आसान हो जाता है। ये स्थायी भी हो सकती हैं और अस्थायी भी। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने देखा कि राज्य मंत्री परिषद सिर्फ मंत्रियों का एक समूह नहीं है, बल्कि ये संविधान के नियमों, राजनीतिक जवाबदेही और प्रशासनिक संरचना का एक जटिल तानाबाना है। हमने ये भी समझा कि वो 15% की सीमा क्यों जरूरी थी, मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी का असल मतलब क्या है और कैसे कैबिनेट ही सरकार की असली शक्ति का केंद्र होती है। बिल्कुल। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि भारत में ब्रिटेन के उलट मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। जरा सोचिए, इस व्यवस्था के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। क्या ये मंत्रियों को बिना डरे, तेजी से और बड़े फैसले लेने की आजादी देती है,
या फिर ये उन्हें किसी भी गलत फैसले की कानूनी जवाबदेही से बचाने का एक कवच बन जाती है। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।